हाँ, हम लोग का कल क्लास बीच में ही बंद हो गया था कुछ टेक्निकल इशू के कारण, याद ही होगा। हम्म। तो हम लोग जो लास्ट टॉपिक कर रहे थे वो हम लोग क्या कर रहे थे? आरएमसी। आरएमसी, हाँ। आरएमसी था ना? आरएमसी, आरसीएम। आरसीएम, रिवर्स चार्ज मेकिंग। हम्म। ठीक है। हम्म। तो उसी से थोड़ा कंटिन्यू हम लोग करेंगे फिर कि आरसीएम ठीक क्या ठीक। था। ठीक ठीक। तो हम लोग आरसीएम में क्या देखे थे उस समय कि जब कोई पर्सन परचेज कर रहा है, ठीक है, किसी ऐसे पर्सन से जो कि अनरजिस्टर्ड है। कहाँ पे है, क्या है? अनरजिस्टर्ड है, और वो उन गुड्स या सर्विस में डीलिंग करता है जिसको गवर्नमेंट जो है नोटिफाइड की हुई है कि उस पर आरसीएम चार्ज होगा। उस पर उसको क्या करना पड़ेगा? आरसीएम का पेमेंट जो है वो रेसिपेंट को करना पड़ेगा। ये हम लोग पढ़े थे, सही है? हम्म। यही था आरसीएम, याद है ना? ठीक है। खुशी, अपना कैमरा को तुम भी ऑन करो, कैमरा। सेकंड, पहला हो गया। दूसरा हम लोग ये देखे थे कि जब भी आरसीएम को जो होता है क्रेडिट लेना होता है, तो वो क्रेडिट जो है आरसीएम क्रेडिट, वो किससे केवल एडजस्ट हो सकता है? किससे एडजस्ट हो सकता है? नॉर्मल टैक्स पेमेंट से। याद है? ये कहाँ गया? आ गया। पता नहीं कैसे निकल गया था। हाँ, ठीक है। नॉर्मल टैक्स पेमेंट के थ्रू ही ये आरसीएम का क्रेडिट जो होगा वो पूरा का पूरा यूटिलाइज हो पाएगा। आरसीएम का क्रेडिट आरसीएम पेमेंट के अगेंस्ट नहीं कर सकते हैं, याद हम्म। ही होगा। है, बिल्कुल बिल्कुल। नॉट अलाउड होता है। हम्म। बिल्कुल। और नेक्स्ट वाले में जाकर के वो अपना कर सकता है, ज्यादा रहेगा तो। हाँ, वो भी नेक्स्ट वाले में इसी पर्पस, इसी से ही कर पाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो क्या करेगा, अपने आरसीएम पेमेंट से कर पाएगा। ठीक है, उसका अगर पेमेंट अगर आप अभी कर दे रहे हैं तो इसका क्रेडिट अगले मंथ में फिर से एक्स्ट्रा क्रेडिट आपको आरसीएम का मिलने लगेगा भले ही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अभी से ही एडजस्ट करके पेमेंट गवर्नमेंट को नहीं कीजिएगा। ठीक है। हम्म। 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 ओवरऑल रिव्यू मिल गया, क्या पढ़े थे हम लोग आरसीएम के बारे में। बिल्कुल। इसके बारे में अलग से हम नोट्स पूरा दे देंगे, क्या है कैसे है। ठीक है। अब एक नया वर्ड आज सीखने जा रहे हैं, समझ में आया? हम्म। और वो चीज भी जो है बार बार आते रहता है। ठीक है, मतलब कि कई जगह हम बोले भी हैं कि इसके बारे में बाद में बताएंगे। ठीक है, जहां पर आप लोगों को सुनने के लिए मिलता होगा जीएसटी कितने तरह से कलेक्ट किया जाता है। पहला होता है कौन सा? सीजीएसटी। दूसरा होता एसजीएसटी। है एसजीएसटी। एसजीएसटी या यूटीजीएसटी। यूटीजीएसटी। ठीक है। और एक होता है और एक आईजीएसटी, इंटरेस्टेड। हाँ, आईजीएसटी। इंटीग्रेटेड। ठीक है। इंटीग्रेटेड। हाँ। एक और चीज था उस समय बताए थे कि सेस एक होता है। अच्छा, हाँ। ठीक है, जो ये बोले थे पता है, कि बिल्कुल। बाद में बताएंगे, इस सेस के बारे में बाद में बताएंगे। तो वही सेस के बारे में आज हम लोग पूरा का पूरा चर्चा करने वाले हैं कि क्या होता है, कैसे होता है, कैसे शुरुआत हुआ, क्या हुआ, इसका मीनिंग जनरल मीनिंग में क्या होता है, इसका अदर मीनिंग में इसको कैसे लिया जाता है। ठीक है, उसके बारे में हम हम्म। लोग जो है आज बात करेंगे। हम्म। तो पहला जो है हम लोग देख लेते हैं कि ये सेस होता क्या है, इसके बारे में समझते हैं। ठीक। ठीक है। ठीक ठीक। तो देखो, हुआ बात क्या है इसमें कि
जब शुरू शुरू 2017 एक्ट जब आया, यानी कि 2017 जब इस नियम को लाया गया जीएसटी को, ठीक है, जी। तो जो स्टेट के गवर्नमेंट थी, स्टेट गवर्नमेंट, वो पहले से काफी सारा टैक्स रिकवर कर रही थी, लाइक वैट हो गया, ठीक है, सर्विस टैक्स हो गया अलग से, वो ठीक है, सेनवेट हो गया, मतलब हर तरह से वो जो है कलेक्ट कर रही थी, किसी न किसी हम्म। अलग अलग तरीका से। कुछ प्रकार का एक्साइज ड्यूटी था जिस पर कि, तो काफी सारा ये जो टैक्सेस है ना, ये सब हट गया, ठीक है, और हट के ये सारा टैक्सेशन किसमें से चेंज हो गया, जीएसटी में। तो स्टेट गवर्नमेंट बोली कि ये अगर जीएसटी में जाती है तो उनका जो अभी करेंट का रेवेन्यू है, ठीक है, करेंट रेवेन्यू, वो हम्म। रेवेन्यू जो है रिड्यूस हो सकता है। अगर रिड्यूस होगा तो वो चीज क्या होगा, उनके इकोनॉमी को इफेक्ट करेगा, करेगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट बोली कि स्टेट गवर्नमेंट की भाई हमसे नहीं हो पाएगा, आप जो है आप अपना देख लीजिए, क्योंकि ये चीज जो है हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट को दिलासा देने के लिए गवर्नमेंट बोली, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो बोली कि कोई बात नहीं, आप एक काम कीजिए, अभी जो भी 2016 में आपका जो भी आपका रिकवर हुआ हुआ है एज ए रेवेन्यू, ठीक है, रिकवर रेवेन्यू जो हुआ हुआ है, उस रेवेन्यू से हम एक्स्ट्रा क्या करेंगे, आपको 14% अगले में मेक श्योर करेंगे कि आपको मिले, ठीक है। यानी कि आप में अगर 100 इस बार 2016 में आपका है, तो 2017 में हम मेक श्योर करेंगे कि आफ्टर जीएसटी ये आपको कितना मिल रहा है, 11 और 4 मिल रहा है। सही है। तो गवर्नमेंट को ये जब पता चला, स्टेट गवर्नमेंट को कि अच्छा ऐसा है, मेक श्योर कर रही है गवर्नमेंट, तो फिर ठीक है, फिर हम इसमें चले जाएंगे, फिर तो कोई इश्यू ही नहीं है, क्योंकि बैठे बिठाए मेरा अपना इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो हुआ कि ठीक है भाई, चलो स्टेट गवर्नमेंट राजी हो गई यहाँ पे और इस चीज पर हो गई। अब बात आता है कि ये 114 तो कह तो दिया, लेकिन ये 14% जो है ये एक्स्ट्रा आएगा कहां से, बात तो ये भी है। टोटल 29 स्टेट्स है, 29 स्टेट्स, सारा का सारा स्टेट्स बोलेगा कि भाई ये 1.14 वाला कॉन्सेप्ट मुझे भी चाहिए होगा, तो सब जब बोला इस बात को, तो हुआ कि ठीक है भाई, सबके लिए कलेक्ट किया जाएगा। तो हुआ कि ठीक है, तो गवर्नमेंट बोली कि इसका कलेक्शन तो करेंगे। अब उससे पहले ये जान लेते हैं कि जनरल मीनिंग में सेस क्या होता था। जनरल मीनिंग में सेस जो था वो ये था कि टू तरह का, जो कि टैक्स पे टैक्स वसूला जाता था, टैक्स ऑन टैक्स होता था। यानी कि जो भी टैक्सेशन में आपका टैक्स का अमाउंट आएगा, उस टैक्स अमाउंट पर कुछ छोटा सा अमाउंट, लाइक 2%, 1% टाइप, कुछ छोटा सा अमाउंट इस टैक्स अमाउंट पर लिया जाता था फॉर सम पर्पज। जैसे था पहले कि 2% था हायर एजुकेशन पे, और ये था तुमको लोअर एजुकेशन पे, ठीक है। इस पर्पज से ये टैक्स लिया जाता था। लेकिन अब कह रही है गवर्नमेंट कि ये जो टैक्स है वो हम ऐसे नहीं लेंगे, हम किस पर्पज से ले रहे हैं, जीएसटी के कंपनसेशन के लिए। यानी कि जीएसटी आने से जिस भी प्रकार का आपको लॉस होगा, उस लॉस को कंपनसेट करने के लिए वो 14% एक्स्ट्रा के लिए वो कर रही है, तो उसके लिए लेंगे, जीएसटी कंपनसेशन के लिए, ठीक है। तो जो लोग समझ रहे होंगे कि यहाँ पर मतलब ये जो टैक्स होगा ये ऑन द टैक्स होगा, यानी कि पुराने सेस की तरह होगा, ये ऐसा नहीं होगा। यानी कि ये टैक्स पे नहीं चार्ज होगा, वो डायरेक्ट उसी अमाउंट पे चार्ज होगा जिस अमाउंट पर जीएसटी आपका चार्ज हो रहा है, ठीक है। तो होता है कि क्या सारे गुड्स पे होगा, नहीं, सारे पे नहीं होगा। गवर्नमेंट कुछ लिस्ट जारी की है कि इन सर्विसेज पे और इन गुड्स पर जो है हम अलग से सेस भी चार्ज करेंगे। समझ में आया, एक ओवरऑल थ्योरी समझ में आया क्या हो रहा है। तो एक नॉर्मल बिल अमाउंट देख लेते हैं। एक बिल अमाउंट में हमने एक कोई भी मान लो कि 1000 रुपीज का बिल अमाउंट है, उस पर जीएसटी चार्ज किया गया मान लो 28%, तो इस पर लिया गया 280 रुपीज, ठीक है। तो बोलती है गवर्नमेंट कि हम अब इस पे अलग से सेस चार्ज करेंगे, और वो मान लो करती है 50%, 1000 का 50%, यानी इस पर वो चार्ज कर रही है कितना, सीधा का सीधा 500, और इसको कितना वैल्यू दे रही है, 5 to 7, तो 1780, टोटल का टोटल जो रिकवरी होगा वो इतना करेगी, ठीक है।
दिख रहा है सेल्स का मार्जिन भी सही में इसी प्रकार का आपको देख करके अगर ये लग रहा होगा कि ज्यादा है, ज्यादा नहीं है, बिल्कुल यही मार्जिन इसी टाइप का मार्जिन है। 50%, 60%, 75% तक का मार्जिन ऐसे गवर्नमेंट रखी हुई है। जो मार्केट में लोग सिगरेट परचेज करने जाता है उसका कॉस्टिंग जो 10 रुपए का होता है, एक्चुअली उसमें गवर्नमेंट का पार्ट 5 रुपए का होता है। इतना ज्यादा मार्जिन है इस सेल्स के पार्ट का। ठीक है, तो समझिए कि कितना बड़ा, मतलब सोचो कि बैठे बिठाए गवर्नमेंट एक कमाई कर रही है, इतना अच्छा बिजनेस कर रही है वो। समझ रहे हो? तो वो चीज है इसमें। तो बात आता है कि ये सेस क्या हुआ कि सेस जो होगा अलग से जीएसटी के अलावा चार्ज किया जाएगा, जो कि गवर्नमेंट पहले से उन गुड्स और सर्विसेज को नोटिफाइड करके रखी हुई है। समझ गए? सारे सर्विसेज या गुड्स पर नहीं है, कुछ सर्विस और गुड्स है उस पर ही है। ठीक है, जैसे टोबैको का बिजनेस है। ठीक है, उसके बाद तुमको कुछ सॉफ्ट ड्रिंक्स जो होता है उन पर है। ठीक है, ये सारे बिजनेस पर। ठीक है, उसके बाद तुमको मोटर व्हीकल्स पर है। उसके बाद कोल माइंस जो काम होता है उस पर है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे बिजनेस में वो काम करके, मतलब उस तरह का चीज करके रखी हुई है। ठीक है। हेलो। हाँ, तो हम लोग इसमें एक पॉइंट पहले, सबसे पहले क्या देखें, अब पॉइंट बाई पॉइंट चलते हैं कि 2015-16 में जो भी गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट का जो भी रिकवरी होगा, अगेंस्ट टैक्स, कौन सा टैक्स? वही वैट, सीएसटी, एटसेट्रा। वो कौन कौन सा टैक्स इंक्लूड होगा, कौन कौन सा एक्सक्लूड होगा, वो सब हम लोग में नहीं जाएंगे, क्योंकि वो पुराना टैक्सेशन क्या, तो उसमें जाने का मतलब भी नहीं बनता है। जाना है तो गूगल करो कि कौन सा टैक्स को इंक्लूड किया गया है उसमें, कौन कौन से को एक्सक्लूड किया गया है। ठीक है, बोलोगे तो उसका हम एक पीडीएफ बना करके दे देंगे, वो देख लेना। ठीक है, कि कौन कौन से को इंक्लूड किया गया। इस पर जो रिकवरी हुआ है वो मेक श्योर करेगी कि इसका जो नेक्स्ट ईयर आएगा उसमें वो क्या करेगी कि वो 1.14 पॉइंट इतना जो है वो एटलीस्ट उसको रिकवर करा करके देगी। अगर इससे नीचे आता है तो वो बाकी का अमाउंट जो है गवर्नमेंट पे करेगी। ठीक है, इतना पॉइंट हम लोग किए हैं। सेकंड पॉइंट में जाते हैं। हाँ, तो अब बात आता है कि ये जो कंपनसेशन करेगी ये कब तक करेगी गवर्नमेंट। अब तो बोलोगे कि भाई ठीक है 2025 तक, 30 तक, या जिंदगी भर करते रहेगी। तो बोलती है नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं करने वाले। एक समय के बाद आप अपने जगह पर स्टेबल हो जाइएगा, तो उस पॉइंट से हम आपको छोड़ देंगे। तो वो पॉइंट क्या निर्धारित की है सेंट्रल गवर्नमेंट, वो की है 5 इयर्स। ठीक है, कि 5 इयर्स तक जो है हम ये चीज करेंगे। उसके बाद क्या होगा अभी तो कोई नोटिफिकेशन या कुछ भी पता नहीं है, क्यों नहीं है वो लास्ट में बताते हैं। कि 5 इयर्स तक जो है हम आपको कंपनसेशन जो है इसके अगेंस्ट में देंगे, और उस कंपनसेशन को हम रिकवर कैसे करेंगे, उन प्रोडक्ट्स के थ्रू जिसको गवर्नमेंट ऑलरेडी नोटिफाई की हुई है, अलग से सेस चार्ज करके। ठीक है। हम्म, ये समझ गए क्या है? @14%। तो मान लो कि 2020 के समय में ये कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, 1.14 टू दी पावर, कितना साल हो जाएगा, टू दी पावर 4 हो जाएगा। हम्म, यानी कि मेक श्योर करेगी कि जो भी आपका बेस ईयर में, यानी कि 2000, बेस ईयर कौन सा था 15-16, इसमें क्या आपने कलेक्ट किया है, इससे वो कलेक्ट करके बताएगी कि भाई यहाँ पर आपका जो अमाउंट आता है वो इस समय आपको पे करेगी। है, तो अगर उस समय 100 हुआ हुआ है तो यहाँ पर जो है 1 पॉइंट, मतलब 1 रुपीज हुआ हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1.14 टू द पावर 4, तो हो जाएगा 1.14
1.79 अप्रोक्स 1.7 के करीब हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेक श्योर करेगी कि अगर 100 रुपीज आपने यहाँ पर रिकवर किया था, ठीक है, तो यहाँ पर आकर के आपको 170 का रिकवरी मिल रहा हो। अगर नहीं मिलता है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उसी कंपनसेशन का जो अमाउंट होगा वो क्या करेगी, दे देगी निकाल करके, ठीक है। हाँ, अब बात आता है कि जब ये कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि जो 5th ईयर जब आएगा, ठीक है, और आने के बाद क्या होगा कि गवर्नमेंट के पास वो फंड होगा, मान लो कि $1 मिलियन, 1 मिलियन के करीब में, 1 मिलियन नहीं लेते, थोड़ा समझने मुश्किल है, 1 लाख मान लो कि रुपीज उसके पास पड़ा हुआ है, यानी कि शेष से उसने रिकवरी कर लिया सारा, कोई जो है अभी सही समय पे सही तरीका से चल रहा है, लेकिन उसके पास फंड में आफ्टर सब कुछ करने के बाद उसके पास 1 लाख पड़ा हुआ है। तो वो इसका क्या करेगी, तो वो गवर्नमेंट कहती है कि हम कुछ नहीं करेंगे, जो सेंट्रल है यानी कि हम जो खुद हैं वो 50% इसका, यानी कि जो 1 लाख रुपीज का 50,000 है वो हम अपने पास रख लेंगे, ठीक है, और बाकी जो बचेगा 50% उसको जो है हम स्टेट में डिवाइड कर देंगे। कैसे, तो उस प्रीवियस ईयर में जो भी तुमको रिकवरी किया होगा सारा स्टेट उस रेशियो में, ठीक है, किस रेशियो में कर देंगे, समझ गए, कि पिछले ईयर में जो स्टेट जितना रिकवरी किया होगा उस रेशियो में सब में बांट देंगे। मान लो कि 3 स्टेट्स ही अवेलेबल है, ठीक है, और एक ने किया 40,000, ठीक है, दूसरे ने किया 30 और तीसरे ने किया 20, तो हमारा रेशियो क्या निकल के आ जाएगा इन 3 स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूट करने का, 4:2, 3:2, ठीक है। इस रेशियो में क्या करेंगे, इस 50,000 को डिवाइड करके कर देंगे, कर देंगे। उसी तरह से टोटल 29, 30 स्टेट्स है, उनके बीच में जिस प्रकार का रिकवरी पिछले समय में हुआ होगा उस हिसाब से लेकर के कर देंगे, ठीक है। तो ये फिर अकाउंट हमारा क्लोज हो जाएगा, काम खत्म है। अब बात आता है कि ये कौन से, मतलब कि जो नोटिफाइड गुड्स या सर्विस है उसमें से कौन से पार्ट पर जो है ये लागू होगा, यानी कि मतलब कौन सा ऐसा सर्विस है, उस पर तो बता ही चुके हैं कि कुछ कुछ जो सर्विस है या जो भी गुड्स है उसका हम लिस्ट आप लोगों को दे देंगे, ठीक है। लेकिन किस किस कंडीशन में, तो हर कंडीशन में, लाइक मान लो कि अगर तुम मान लो कि विद इन द स्टेट सेल कर रहे हो तो भी ये लागू होगा, अगर इंटर स्टेट सेल कर रहे हो तो भी होगा, ठीक है, अगर किसी प्रकार का इंपोर्ट करा रहे हो तो भी ये चीज लागू होगा, ठीक है। उन सारे केस में जो है ये टैक्स जो है ये लागू होगा, ये सेस जो है अलग से रिकवरी किया जाएगा उन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पर जिसको गवर्नमेंट नोटिफाइड की है कि आपको इस पर सेस पे करना है, ठीक है, सही है। हाँ, अब बात आता है कि हम आप लोगों को एक चीज बताए होंगे कंपोजिशन स्कीम वाले लोगों के लिए, कि कंपोजिशन स्कीम वाले लोग क्या करते हैं, उन लोगों को वो बेनिफिट दिया हुआ है भाई कि आप अगर से क्या कहलाता है, अगर आप किसी प्रकार का इस स्कीम में जाते हैं तो आपको उतना ज्यादा मतलब कि आपको डॉक्यूमेंटेशन करने का, ये सब करने का जरूरत नहीं है। तो उन लोगों को भी वही चीज होता है कि भाई उन लोगों को क्या करना होता है, टैक्स चार्ज करना होता है अपने ही सेल्स पर और गवर्नमेंट को पे करना होता है, जो कि कस्टमर से नहीं रिकवर किया जाता है। तो यहाँ भी कहती है गवर्नमेंट के सेल्स के केस में भी आपको सेम ही करना है, आपका जो भी सेल होता है उसका एक छोटा सा पार्ट जो है आप सेल्स के लिए अलग से निकाल के रख दीजिए। मान लो सिगरेट का होता है, तो जिस सिगरेट वो एक रिटेलर जो है छोटा कस्टमर है वो 8 रुपए में लेकर के आता है, 10 रुपए में सेल करता है, तो वो क्या करेगा, 10 रुपए में से 1% जो है वो गवर्नमेंट को पेमेंट कर देगा, ठीक है, वो सेल्स के नाम पर। जीएसटी पर तो करेगा ही, जीएसटी का इससे कोई लेना देना, जीएसटी तो करना ही करना है,
प्लस में वो सेल्स के लिए जो टैक्स रिलेटिवली उसको पे करने के लिए बोला जाएगा वो उसको करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर एक ही समझते हैं कि क्या ये जो सेल्स है उसका क्या वो पेमेंट नहीं करेंगे, यानी कि क्या वो पेमेंट नहीं किया। एक्चुअली देखा जाए तो किए होंगे, क्योंकि जब वो 8 रुपए का वो चीज होलसेलर से लेकर के आए होंगे तो उन्होंने तो सेल्स उस पर चार्ज किया होगा। तो उन्होंने तो ऑलरेडी सेल्स पे किया हुआ है, ऐसा नहीं कि पे नहीं हो रहा है। ठीक है, लेकिन एक्चुअली में देखा जाए तो यहाँ पर बर्डन जो है दो लोग डिवाइड कर लेते हैं, फिर जो रिटेलर है वो और जो मेन कंज्यूमर है वो। ठीक है, दो लोग डिवाइड कर करके उसका सेल्स का काम कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो गवर्नमेंट को वो पूरा का पूरा रिकवरी मिल जाता है, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट के पास वो नहीं पहुंच रहा है। अब बात करते हैं इसका सेम चीज भाई इनपुट टैक्स रेट वाला बात की, सेस पर इनपुट टैक्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि हम लोग तो सब कुछ पढ़े हुए हैं कि भाई कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप चार्ज कर रहे हैं 60%, यानी कि 1000 रुपीज पर हो सकता है कि आप भाई चार्ज कर रहे हो 60%, ठीक है, टैक्स, और उससे आप 600 का सेस ले रहे हो। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं ना कि 600 पर वापस से टैक्स चार्ज हो रहा हो, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। इसके लिए क्या करेंगे, इनपुट टैक्स रेट का कॉन्सेप्ट फिर से आ जाएगा कि भाई इनपुट टैक्स रेट हर जगह मिलना चाहिए, इससे ये इफेक्ट खत्म हो जाएगा, टैक्स ऑन टैक्स वाला इफेक्ट। सही है। तो वो इफेक्ट खत्म होने के लिए क्या करना होगा, इनपुट टैक्स रेट को इसमें भी लगाना होगा। तो इनपुट टैक्स रेट इसमें कैसे मिलेगा, जनरल कंडीशन में कैसे मिलता है, सामने वाले यानी कि रजिस्टर्ड डीलर से आप कोई सामान लेते हैं, वो आपको सेस के साथ बिल काट करके देता है, आप उसको लेते हैं, सामने वाले पार्टी को आप क्या करते हैं, बिल काट करके अलग से सेस का अमाउंट शो करके पे देते हैं और उससे रिकवर करते हैं। तो रिकवर करने वाला सेस अमाउंट माइनस में इनपुट टैक्स ऑफ सेस अमाउंट को माइनस करेंगे, जो भी बैलेंस आएगा वो पेमेंट हो जाएगा। ठीक है, सही है। तो बात आता है कि क्या सेल्स के इनपुट क्रेडिट को क्या नॉर्मल वाले इनपुट क्रेडिट से एडजस्ट कर सकते हैं, ना नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते। ठीक है, सही है। सेल्स केवल अपने से ही एडजस्ट होगा, इतना ध्यान में रखना है। सेल्स का इनपुट क्रेडिट केवल सेल्स के आउटपुट से ही एडजस्ट होगा, नॉर्मल टैक्स जो जीएसटी का होता है उससे नहीं होगा। सही है। वो जैसे आरसीएम वाले में कुछ हद तक हो रहा था। हाँ, आरसीएम वाले में है कि अगर आरसीएम का पेमेंट करते हैं तो उसमें आप इनपुट टैक्स उसका नॉर्मल टैक्स से एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, हाँ, अगले साल में, हाँ, अगले साल में उसमें होता था। अगले मंथ में। ठीक है, कि जो भी हाँ आप भाई, अगले आरसीएम का मंथ। पेमेंट करेंगे उसका अगले मंथ में आप उसका इनपुट टैक्स जो है ले लेंगे। सेस का जो आप पेमेंट करेंगे उसमें जो आपका इनपुट टैक्स होगा वो केवल सेस से होगा, और वहां पर है कि आरसीएम खुद से ही नहीं कर सकता है, यहाँ पर है कि खुद से ही करना है। समझ रहे हो ना, तो वही चीज है। क्लियर है सेस का कॉन्सेप्ट, कोई इशू नहीं। इस पर भी नोट्स बना करके दे देंगे, देख लेना लोग। इसमें हम लोग क्या क्या देख लिए पहले, ये सेस जो है रिकवर किया जाता है फॉर कंपनसेशन। ठीक है, सेकंड चीज, ये 2015-16 के बाद वाले पीरियड को बेस ईयर मानते हुए गवर्नमेंट पक्का करती है कि आपको 14% एक्स्ट्रा मिले नेक्स्ट ईयर में। ठीक है, तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या था, हाँ, कि ये जो होगा वो नोटिफाइड, यानी कि जो नोटिफाइड गुड्स या सर्विसेज है उसी पर ये लागू होगा, केवल जो गवर्नमेंट नोटिफाइड की है उसी पर केवल आप सेस लागू कर सकते हैं। सही है। चौथा पॉइंट, कि जो भी लास्ट में बचेगा, यानी कि आफ्टर द एंड ऑफ द फिफ्थ ईयर एंड में जो भी बचेगा 50% क्या करेगी, सेंट्रल ले लेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेगी, बिल्कुल। और और बाकी 50 को वो डिवाइड कर देगी। स्टेट इन प्रीवियस रेवेन्यू
फिर रेशियो रेशियो को में। डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। सही है। हम्म हम्म उसके बाद क्या पॉइंट पढ़े हम लोग कि ये जो है हर तरह के टैक्स पे लागू होगा, यानी कि इंट्रा हो या इंटर हो और या फिर इंपोर्ट हो, उन सारे चीजों फोटो पर लागू होगा जो भी इस तरह के नोटिफाइड गुड्स का जो भी काम हो रहा हो इस बिजनेस में। ठीक है। बिल्कुल। उसके बाद देखें हम लोग कि भाई ये लोग जो है यानी कि कॉम्पोजिशन वाले, उनको सेम बेनिफिट मिल जाएगा इसमें। कंपोजिशन विल गेट सेम बेनिफिट। हम्म 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 कौन गया? नहीं गई। उसके बाद देखें सेस इनपुट जो है वो केवल यूटिलाइज हो सकता है किस चीज से? सेस से ही। सेस आउटपुट से। बिल्कुल। ठीक है। ये हो सकता है और कैसे भी तरीका नहीं है, क्योंकि इसको आप नॉर्मल से नहीं कर सकते हैं। इसका यूटिलाइजेशन यानी कि सेस का जो आईटीसी है वो सेस से ही आपको करना पड़ेगा। सही है। बिल्कुल। हो गया ये काम खत्म। हम्म हाँ। तुम देख लो बाद में क्या बताया। यहां तक तो हो गया था। इसके बाद बताया कि इंट्रा इंटर और इंपोर्ट तीनों प्रकार के अगर कंडीशन में अगर आप ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं उन नोटिफाइड गुड का जो भी गवर्नमेंट आपको बोली हुई है, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, सेस एप्लीकेबल हो जाएगा और वहां पर सेस लगा करके आपको बिजनेस करना पड़ेगा। उसके बाद कंपोजिशन विल गेट सेम बेनिफिट, जो भी तुमको बेनिफिट मिलता है कंपोजिशन वाले को नॉर्मल केस में यहाँ पर भी मिलेगा, लाइक कि उनको किसी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन नहीं करना है और जो भी वो सेस पेमेंट करेंगे वो पूरे के पूरे उस सेल अमाउंट पे करेंगे। ठीक है। और काफी छोटा अमाउंट करेंगे, कहानी खत्म। ठीक है। और इनको भी उसकी तरह यहाँ पर सेस का इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा, यानी कि वहां पर भी आईटीसी को क्रेडिट नहीं मिलता था नॉर्मल केस में कंपोजिशन स्कीम वाले को, तो इनको यहाँ पर भी नहीं मिलेगा। नॉर्मल सा चीज है। और उसके बाद इनपुट क्रेडिट जो है यानी कि सेस का इनपुट क्रेडिट किससे हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, सेस के पेमेंट के ही अगेंस्ट कर सकते हैं, नॉर्मल जीएसटी पेमेंट के अगेंस्ट नहीं कर सकते। सही है। सही है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग जो है कल एक चीज देखे थे कि उसमें हम लोग क्या क्या जो है करने वाले हैं, तो उसमें हम लोग सबसे पहले क्या देखे थे कि करने हम लोग यानी कि टोटल ट्रांजेक्शन हम लोग शुरू से देखते हुए गए थे, तो जिसमें था सबसे पहला का जीएसटी रजिस्ट्रेशन, याद ही होगा। सेकंड किए थे जीएसटी पेमेंट while परचेजिंग आइटम। तो उस केस में क्या खड़ा हुआ था, आईटीसी। तीसरा हम लोग बोले थे कि सेल के केस में यानी कि जीएसटी जब रिकवर किया जाएगा उस केस में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं। तो पहला पॉइंट क्या था कि हम लोग चेक करेंगे सप्लाई ऑफ टाइम, सप्लाई ऑफ प्लेस एंड सप्लाई ऑफ वैल्यू। ठीक है। कि किस टाइम पे उसको किया जा रहा है, किस प्लेस पे किया जा रहा है और उसका वैल्यू क्या है, इस पर हम लोग चर्चा बाद में करने वाले बोले थे। उसके बाद और क्या था इसमें
टैक्स का, मतलब कि टैक्स इंपोज करना। ठीक है, कि कैसे टैक्स इंपोज करेंगे ये देखेंगे। बाय इशूइंग बिल, इसके बारे में हम लोग पूरा कुछ देख चुके हैं, बिल क्या होता है, कैसे होता है। कैसे टैक्स इंपोज करना है वो तो देख चुके हैं हम लोग पूरा का पूरा यहाँ पर बिल के अंदर में है। उसके बाद हमारा नंबर क्या आता है, क्या करने को हम बोले थे कि उसके बाद देखना होता है टैक्स पेमेंट। ठीक है, टैक्स पेमेंट कैसे करेंगे, यही इस वाले पार्ट को इस वाले पार्ट से माइनस, यानी कि जो भी टैक्स रिकवरी हुआ है माइनस आईटीसी पेमेंट कर देंगे। जब पेमेंट करने जाएंगे तो उसके साथ में कुछ रिटर्न फाइल करना होगा। उस रिटर्न फाइल के अंदर हम लोग कौन कौन सा रिटर्न देखे थे, GSTR1, GSTR2, GSTR3 एंड उसके बाद GSTR9। ठीक है। तो GSTR1 किस पर्पज से भरना था, टू कलेक्ट द टैक्स। हाँ बिल्कुल। ठीक है, यानी कि जो भी आप आउटवर्ड सप्लाई करते हैं वो सारा डिलाई आपको डिटेल देना होगा इसमें पूरा का पूरा है, आउटवर्ड सप्लाई का सारा डिटेल। और इसमें इनवर्ड सप्लाई का सारा डिटेल देना होगा, जिससे कि पता चलेगा कि आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट। और इसके बारे में हम बताए थे कि ये आपको करने का ज्यादा जरूरत नहीं पड़ता है फॉर्म फिलअप के वक्त, क्योंकि जब सामने वाले पार्टी से आप कोई चीज सामान परचेज कर रहे होते हैं और उनको जो टाइम दिया गया रहता है 10 तारीख तक कि भाई आपको अपना ये वाला GSTR फाइल आपको अपडेट कर देना है, तो ये अपडेट करते ही क्या होता है, वो सारा का सारा चीज इंफॉर्मेशन जैसे कि आप रिसिपेंट है और जिसने आपको सेल किया है उसने अपने यहाँ ये GSTR1 में बता दिया कि भाई ये पर्सन जो है, यानी कि जो हम है वो क्या कर चुके हैं, सारा का सारा हम उससे सेल का सामान ले चुके हैं और उसको पेमेंट कर चुके हैं टैक्स का। तो वो आपने जैसे ही डिटेल डालेगा मेरे को लेते हुए कि हाँ भाई उसको सेल किए हैं इस रजिस्ट्रेशन नंबर वाले पर्सन को, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर शो करने लगेगा, बताए थे। ठीक है, और ये दोनों जैसे ही फिल होगा ये अपने आप ऑटो फिल हो जाएगा। ऑटो फिल क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसमें टोटल का टोटल आपको क्या बताता है, पेमेंट ऑफ टैक्स बताता है। बिल्कुल ठीक है, तो पेमेंट ऑफ टैक्स क्या हो गया, कैलकुलेशन का पार्ट हो गया, जो इन दोनों को ही एडजस्ट करके यहाँ पे सारा का सारा दिखाता है। और GSTR9 कब होगा, ये होता है एक एनुअल रिटर्न, एनुअली होता है वो एनुअल रिटर्न। हाँ और इन तीनों का यानी कि GSTR1, GSTR2 और GSTR3 कब होता है, मंथली होता है। बिल्कुल। 1 जो है कितने समय तक का लेना है, 10th तक, 10 तारीख तक, और ये 20th तक पेमेंट आपका क्लियर करके काम खत्म करना है। ठीक है, ये लास्ट करके आपको खत्म करना है। ठीक है, ये डेट आपको मैक्सिमम है, अगर नहीं करते हैं तो कुछ पेनाल्टी है, क्या है वो बाद में देखेंगे जब पूरा का पूरा रजिस्ट्रेशन यानी कि रिटर्न फाइल में जाएंगे तब देखेंगे। और ये सारा का सारे रिटर्न फाइल किसके लिए है, नॉर्मल पर्सन के लिए, यानी कि जो नॉर्मल पर्सन लोग होते हैं, यानी कि जो नॉर्मल पर्सन बोले तो जो नॉर्मल रजिस्ट्रेशन करा करके होते हैं, कंपोजिट स्कीम वाले नहीं। ठीक है, और ना ही वो से वाले जो एग्जम्प्टेड गुड्स में काम करते हो। ठीक है, वैसे वाले लोग नहीं। ठीक है, एक दो थ्योरी है जो तुमको बता देते हैं कि GST में जो है अगर आप किसी भी प्रकार का सेल कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि जो भी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं उसमें जो चेंज आप ले करके आए, ठीक है, जैसे मान लो कि तुम कुछ रॉ मटेरियल परचेज किए, उस पर आपको GST पे करना पड़ा, आप उस पर इनपुट टैक्स ले लिए, लेकिन जब आप उसको प्रोसेस किए प्रोडक्ट को तो वो निकल के आया आपका एग्जम्प्टेड आइटम, यानी कि गवर्नमेंट जो है एग्जम्प्टेड GST पेमेंट के लिए बोलता कहती है कि एग्जम्प्टेड मतलब कि वो पार्ट है, मतलब कि वो जो गुड्स है वो एग्जम्प्टेड गुड्स है अंडर GST। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इस तरह के केस में ये इनपुट टैक्स जो है आपका पूरा का पूरा नल एंड वॉइड हो जाता है। समझ में आया। या फिर अगर आप मान लीजिए कि एग्जम्प्टेड गुड को
प्रोसेस करके आप बनाते हैं क्या, एक जीएसटी टैक्स आइटम, वाले। ठीक है। और बिल्कुल, जीएसटी जीएसटी। आइटम को अगर आप सेल करते हैं तो यहाँ तो इनपुट टैक्स कुछ है ही नहीं, तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। जो भी जीएसटी कलेक्ट कीजिएंगे डायरेक्ट गवर्नमेंट को पेमेंट कीजिए, कहानी खत्म। हम्म। सेम कहानी बोलता है कि इस चीज में जो कैपिटल गुड्स हम बताए थे कि कैपिटल गुड्स बोले तो जो फिक्स एसेट्स आप लेकर के आप बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। अगर उसको, जो कैपिटल गुड्स आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, उस यूज करने में जो प्रोडक्शन हो रहा है वो किस पर्पज से हो रहा है, या तो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए हो रहा हो, ठीक है, या प्रोडक्शन ऑफ मतलब प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स के लिए हो रहा हो, ठीक है। अगर ये कंडीशन लागू होता है तो ही आपको क्या मिलेगा, इस कैपिटल गुड्स का आईटीसी आप अवेल कर सकते हैं, ठीक है। कैपिटल गुड्स का यानी कि जो बड़े लार्ज आइटम लिए जाते हैं, ऐसे तो हम लोग अभी तक यही जानते थे कि भाई गुड्स जो भी परचेज किया जाता है उस पर जो पेमेंट करते हैं जीएसटी, उसी का इनपुट टैक्स मिल रहा है। लेकिन जीएसटी में ऐसा नहीं है। जीएसटी में है कि भाई अगर आप किसी प्रकार का कोई कैपिटल गुड्स लेते हैं बिजनेस के फर्दरेंस के लिए या बिजनेस को बढ़ाने के लिए या फिर प्रोडक्शन पर्पस को बढ़ाने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए, ठीक है, तो उस पे लगने वाला जो भी जीएसटी होगा वो क्या करेगी गवर्नमेंट, आपको एज ए इनपुट दे देती है, ठीक है, ताकि आप फर्दर अगर किसी प्रकार का टैक्स पेमेंट करने जाते हैं तो उसमें आप उसको जो है माइनस कर सकते हैं। कैपिटल गुड्स के केस में बात कर रहे हैं, तो उस कैपिटल गुड्स का पर्पस क्या होना चाहिए। जैसे मान लो कि इंडस्ट्री है, एक इंडस्ट्री में एक कार लिया गया, ठीक है, लेकिन कार जो है वो किस पर्पस के लिए यूज होता है, वो यूज होता है किस चीज के लिए, अपने स्टाफ को ले आने के लिए, ठीक है। तो क्या इस पर्पस में होगा उसका यूटिलाइजेशन, नहीं होगा। वो बोलती है कि नहीं, इस कैपिटल गुड्स का आप नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये फर्दरेंस ऑफ बिजनेस यानी बिजनेस को बढ़ाने के लिए या फिर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए नहीं किया जा रहा है, ये फैसिलिटी के रूप में आप उसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो आप नहीं ले सकते हैं। लेकिन अगर मान लो कि अगर कोई कार एजेंसी ही है जो काम ही करती है किस चीज में, ट्रांसपोर्टेशन में, जैसे कि मान लो कि काम ही वो कर रही है कि भाई हम उसको एज ए टैक्सी चलाएंगे, तो वो ले सकती है, हाँ ले सकती है, थम्स अप है उसके लिए, ठीक है, क्योंकि वो उसी को यूज कर रही है अपने रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, सही है, ठीक है। तो एक्चुअली प्रोडक्ट बनाने के लिए या रेवेन्यू जनरेट करने के लिए अगर आप उसको यूज करते हैं और अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए यूज करते हैं तो थम्स अप, अगर नहीं तो थम्स डाउन, यानी कि आपको उसका आईटीसी नहीं मिलेगा, सही है। हम्म। तो कैपिटल गुड्स का ये केस समझे क्या होता है। ठीक है। इसमें भी एक कहानी और ये है कि अगर आप उस कैपिटल गुड्स को यूज करके जो भी आप प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, वो एग्जम्प्टेड नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको वो प्रोडक्ट्स, इस कैपिटल गुड्स पर आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, सही है। समझा नहीं। जैसे अगर आप उस प्रोडक्ट, ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स को, जैसे मान लो कि तुम जैसे राजमा का पैकिंग करने के लिए आप एक मशीनरी लेते हैं, ठीक है, आप राजमा को पैक करते हैं, पैक करके फर्दर भेजते हैं, क्या राजमा पर टैक्स लगता है, नहीं लगता है, वो टैक्स फ्री है। हम्म। लेकिन वो मशीन पैक करने वाला जो आप मशीन लिए उस पर आप जीएसटी पेमेंट किए होंगे, ठीक है, तो उससे आप जो भी काम कर रहे हैं वो किस पर्पस में कर रहे हैं, एग्जाम्प्टेड गुड्स को प्रोड्यूस करने में कर रहे हैं। हम्म। तो क्या वो उस पर मिलने वाला इनपुट टैक्स आपको अलाउड होगा, नहीं होगा, सही है। आप अगर ऐसे प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं जो कि आपका प्रोडक्ट एग्जम्प्ट है, ठीक है, और उसके पर्पस के लिए आप कोई मशीनरी परचेज करते हैं, तो उस परचेज मशीनरी पर या कैपिटल गुड्स जो भी आप ले रहे हैं उस पर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, सही है। और बाकी बहुत कुछ है जो इनपुट टैक्स क्रेडिट में हम लोग जानेंगे, कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा, जब उसका एक प्रॉपर अलग से एक और क्लास होगा। एक क्लास तो हम लोग किए थे इनपुट टैक्स क्रेडिट समझने के लिए, आखिर होता क्या है, ठीक है, लेकिन उसका लॉ रेगुलेशन सभी हम लोग कुछ नहीं जाने हैं कि गवर्नमेंट किस चीज में अलाउ करती है, किस चीज में अलाउ नहीं करती है, सही है। आज के लिए इतना ही काफी है। कल हम लोग कुछ और शुरू करेंगे। कल हम लोग जो शुरू करेंगे वो होगा हम लोगों का सबसे पहले ये वाला पार्ट, सप्लाई ऑफ टाइम। ओके।
या सप्लाई ऑफ प्लेस, दोनों में से जो भी पहले हो वो होगा। प्रयास करेंगे कि दोनों एक साथ रिकवर हो जाए, मतलब कि एक ही क्लास में ये दो पार्ट हम रिकवर कर ले, फिर सप्लाई ऑफ वैल्यू और टैक्स इम्पोजिशन में थोड़ा घुस जाए। ठीक है? ठीक ठीक ठीक। ठीक है, हम लोग जितना भी अभी क्लास कर रहे हैं वो इस पर्पज से कर रहे हैं कि आप जनरल पर्पज से काम करने जाएं तो आप उस काम को कर सकें। ठीक है, हम लोग इसको एग्जाम पर्पज से या फिर वैसे पर्पज से हम लोग नहीं कर रहे हैं ताकि मतलब किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ सकें या किसी प्रकार का कोई एग्जाम हम लोग लिख सकें। सही है ना? उसी प्रकार से हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम लोग अगर जाकर के क्या भाई तो हम लोग CS का जाके एग्जाम देंगे उसमें इस तरह का कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, उनका पढ़ाई बिल्कुल अलग होता है। हम लोग जो क्लास कर रहे हैं पूरा का पूरा किस बेसिस पे कर रहे हैं, ताकि आप जो है अपने नॉर्मल डे टू डे लाइफ में अगर आप काम करना शुरू करना चाहते हैं GST का तो आप उसको कर सकें। सही है? ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। तो आज का हो गया। ठीक ठीक ठीक।